जय हिंद। एक म्युनिसिपल कमिश्नर अपने दफ्तर में रोज की तरह सरकारी काम को निपटा रहे थे। तभी अचानक से उनके स्टाफ के पास एक व्यक्ति पहुंचता है और कहता है कि कमिश्नर साहब से मुलाकात करनी है। स्टाफ इस व्यक्ति को अंदर लेकर जाता है। जब ये व्यक्ति अंदर कमिश्नर साहब के पास पहुंचता है, दरवाजा बंद किया जाता है। दोनों आपस में बातें करनी कथित तौर पर शुरू करते हैं। व्यक्ति रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर कमिश्नर साहब को कहता है कि सर, आपने जैसा कहा था मैंने वो कर दिया है। एक पैकेट कमिश्नर साहब को पकड़ाता है और उसके बाद दफ्तर से बाहर निकल जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद कमिश्नर साहब के दफ्तर में सादे कपड़ों में कुछ लोग पहुंचते हैं और कमिश्नर साहब को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। अब ये सब कमिश्नर साहब को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी कमिश्नर साहब के कमरे की तलाशी शुरू होती है और उनके कमरे से कथित तौर पर मिलती है रिश्वत की रकम, जिसके बाद कमिश्नर साहब को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा तेलंगाना के वनपर्थी जिले में, जहां पर पेब्बेर एक इलाका है और म्युनिसिपल कमिश्नर अधिशेषु वहीं पर तैनात है। सड़क बनाने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर काफी समय से ठेके के लिए टेंडर निकलने का इंतजार कर रहा था। अलग अलग सरकारी दफ्तरों में भी वो समय समय पर चक्कर लगाता, अधिकारियों से मिलता और पूछता कि सर, आपका टेंडर कब निकलेगा। जैसे ही टेंडर निकलेगा मैं उसे भरूंगा, कृपया मेरे टेंडर को आप कंसीडर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी काफी सड़कें बनाई हुई हैं। अब अचानक से टेंडर निकलता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो सड़क बनाई जानी थी उसका टेंडर निकलता है और टेंडर के सारे कागज भरकर दफ्तर में जमा करवा आता है। अब इस कॉन्ट्रैक्टर ने 2 ठेके हासिल करने के लिए अपना फॉर्म भरा था। एक तो जो सीसी रोड है उसे बनाने का ठेका और दूसरा पेंट करने का ठेका। 2 ठेके इस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लेने की कोशिश की गई और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्टर आए दिन सरकारी दफ्तर के यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चक्कर काटने शुरू कर देता है। अलग अलग अधिकारियों से मुलाकात करता है। उन्हें कहता है कि सर, मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरे ठेके का क्या स्टेटस है, पर उसे इस बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती, या फिर यूं कहें कि अधिकारी उसे ज्यादा एंटरटेन नहीं करते। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर आए दिन सरकारी दफ्तर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चक्कर लगा रहा था, तो एक दिन एक सरकारी अधिकारी उसे सलाह देता है कि आप म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से मिल लीजिए, क्योंकि जो ठेका है उसको फाइनल करने का काम वही करेंगे, वही सबसे सीनियर अधिकारी है। अब कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पहुंच जाता है म्युनिसिपल कमिश्नर अधिशेषु के पास और उनसे कहता है कि सर, मैंने सड़क बिछाने का ठेका लेने के लिए अप्लाई किया है, पेंट के ठेके के लिए अप्लाई किया है, कृपया आप मेरे ठेके को कंसीडर करें, मुझे ठेका दें और मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। कमिश्नर साहब से जब ये बात चल रही होती है तो वो इसके बाद ज्यादा कोई रिप्लाई नहीं करते और फिर ये ठेकेदार सारी बात सुनाकर कमिश्नर साहब के दफ्तर से बाहर निकल जाता है। वो फिर भी आए दिन दफ्तर के चक्कर लगाता रहता और एक दिन यानी कमिश्नर साहब से मिलने के बाद जल्द ही एक दिन कथित तौर पर उसके पास एक डिमांड पहुंचती है कि कमिश्नर साहब ने 20,000 रुपए की डिमांड की है, आपका ठेका पास हो जाएगा पर आपको 20,000 रुपए की रकम चुकानी होगी। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर को यह बात पता चलती है तो वो पसोपेश में फंस जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को यह पता था कि उसका काम टॉप क्लास का है, अगर और कोई कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करेगा तो वो उसके बराबर तक नहीं पहुंचता, क्योंकि पास्ट का रिकॉर्ड उसका अच्छा है, उसने ऐसा काम पहले भी किया हुआ है। इसलिए वो पूरी तरह से श्योर था कि ठेका मिलेगा तो उसे ही मिलेगा। बहरहाल घर जाकर सलाह करता है, अपने कुछ दोस्तों से भी सलाह करता है कि मुझसे ठेका देने के नाम पर कथित तौर पर रिश्वत के 20,000 रुपए मांगे गए हैं। क्या मुझे रिश्वत देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए और ठेका छोड़ देना चाहिए। अब इस ठेकेदार का एक दोस्त इसे सलाह देता है कि देखो, ठेका तो तुम्हें ही मिलना चाहिए और रिश्वत के पैसे भी नहीं देने चाहिए। इसके लिए उसे सलाह दी जाती है कि अगर
तुमसे जबरन रिश्वत मांगी जा रही है तो सीधा पुलिस में संपर्क करो, एसीबी के दफ्तर में संपर्क करो, अधिकारियों को पूरी बात बताओ। अब ये बात इस कॉन्ट्रैक्टर को समझ आती है और वो पहुंच जाता है तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्टर जाता है, अपनी पूरी बात बताता है कि कैसे मैंने ठेके के लिए अप्लाई किया था, मुझे ठेका चाहिए था, काफी दिन दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद भी ठेका नहीं मिला, ना ही कोई अपडेट मिली। इसके बाद जब कमिश्नर साहब से संपर्क किया गया तो 20,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कथित तौर पर कर दी गई। अब सर बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे ठेका ले सकता हूं। अब एसीबी के अधिकारियों को जब ये बात पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। एक सीनियर अधिकारी का मामला था, इसलिए पुलिस के अधिकारी भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। इसलिए इस पूरे मामले की प्रारंभिक जांच की गई, यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई। पुलिस के अधिकारियों ने यानी एसीबी के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के दौरान कथित तौर पर पाया कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है। इसके बाद एक ट्रैप का प्लान बनाया गया और इस कॉन्ट्रैक्टर को केमिकल लगाकर 20,000 रुपए की रकम थमा दी गई। अब ये कॉन्ट्रैक्टर म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर से संपर्क करता है और कहता है कि सर मैं कमिश्नर साहब से मिलना चाहता हूं, और सीधा कमिश्नर साहब के पेब्बेर इलाके में स्थित दफ्तर में पहुंच जाता है। तेलंगाना के वनपर्थी जिले के पेब्बेर इलाके में जो दफ्तर स्थित था, उसमें ये व्यक्ति जब पहुंचा तो सीधा कमिश्नर साहब के कमरे में जाकर उनसे बातचीत करता है। कथित तौर पर उन्हें कहता है कि सर आपकी ओर से ठेके के लिए जो 20,000 रुपए की रकम मांगी गई थी वो मैं लेकर आ गया हूं। वो पैकेट सीधा कमिश्नर साहब को पकड़ा देता है और उस पैकेट को कथित तौर पर टेबल के अंदर ड्रॉर में रख लिया जाता है। इसके बाद ये व्यक्ति दफ्तर से बाहर निकलता है और सादे कपड़ों में दफ्तर के बाहर खड़े कुछ लोगों को आंख से इशारा करता है। अब जैसे ही सादे कपड़े में खड़े लोगों को इशारा मिलता है, वो फौरन भागते हुए कमिश्नर साहब के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। पर ये जो सादे कपड़े में लोग थे वो सीधा कमिश्नर साहब के दफ्तर में बिना किसी को बताए हुए अंदर दाखिल हो जाते हैं और कमिश्नर साहब को खड़ा होने के लिए कहते हैं। कमिश्नर साहब से कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट के मुताबिक पूछा जाता है कि रिश्वत के पैसे कहां पर हैं, आप वो पैसे दे दीजिए। अब अधिशेषु नाम के कमिश्नर कहते हैं कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। अब कमिश्नर साहब के दफ्तर की चेकिंग शुरू हो जाती है, सर्च शुरू हो जाती है। सर्च के लिए सबसे पहले उनके टेबल के ड्रॉर को ही चेक किया जाता है। जब ड्रॉर चेक किए गए तो उसमें कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 20,000 रुपए की रकम मिलती है। कमिश्नर साहब से पूछा जाता है कि ये 20,000 रुपए की रकम आपके पास कहां से आई। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद एसीबी के अधिकारी कमिश्नर साहब के हाथों को एक सॉल्यूशन में, ग्लास में सॉल्यूशन डालकर उसमें उनके हाथों को डुबाते हैं और उनके हाथ रंग जाते हैं, यानी कि कमिश्नर साहब रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। 22 अक्टूबर के दिन दोपहर के तकरीबन 12:55 पर हुई इस घटना के बाद कमिश्नर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर रजिस्टर की जाती है। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करें तो इसके सेक्शन 7 और सेक्शन 13 के तहत अधिकतर मामले दर्ज किए जाते हैं। ज्यादातर मामले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सरकारी अधिकारियों पर ही दर्ज किए जाते हैं और इसमें अगर सजा के प्रावधान की बात की जाए, कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी होता है। बहरहाल इस मामले में जब म्युनिसिपल कमिश्नर अधिशेषु को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उन्हें फर्स्ट एडिशनल स्पेशल जज के सामने पेश किया गया और जज साहब ने कमिश्नर अधिशेषु को हिरासत में भेज दिया। अब इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख यही मिलती है कि कोई व्यक्ति किसी भी ओहदे पर पहुंच जाए, किसी भी पद को हासिल कर ले, पर हमेशा ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, नैतिकता से अपने जीवन को जिए। अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार का या गलत तरीके से पैसे कमाने का रास्ता चुनता है तो ऐसा करने पर जो उसका परिणाम होगा वो भी उसी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। और ये चीज हर व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, एक ना एक दिन कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर हम ये कह सकते हैं कि माननीय अदालत का जो फैसला होगा वही अंतिम तथ्य और अंतिम सत्य होगा। जय हिंद।